हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जेबीटी ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स। आज हम हिंदी भाषा में दक्षता हिंदी के पेपर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर का पेपर है, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। ये देखिए 2022 में आया हुआ हिंदी का पेपर, मेष दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। हिंदी में ये प्रश्न पूछे गए थे 2022 के पेपर में, ध्यान से देख लेना। पठन कौशल के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बालाघात से क्या तात्पर्य है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। रचना शिक्षण में उद्बोधन विधि से आप क्या समझते हैं। दिव्या ने चिट्ठी में क्या लिखा था। पांचों क्वेश्चन कर्म की जीत कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। छोटी बातें बड़े काम की पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। मैया मोरी ने नहीं माखन खायो, इसे सिद्ध करने हेतु श्री कृष्ण ने क्या क्या तर्क दिए हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आगे। खंड बे में 5 नंबर के कथन कौशल के सोपानों की विवेचना कीजिए। शब्दों के भेदों पर प्रकाश डालिए। हिंदी रचना में उपसर्ग प्रत्ययों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 11 प्रश्न उच्चारण संबंधी त्रुटियों को कैसे दूर किया जा सकता है। 12 क्वेश्चन रचना शिक्षण के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। पत्र के प्रकारों की विवेचना कीजिए। यात्रा साहित्य का अर्थ स्पष्ट करते हैं, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। एकांक के तत्वों पर प्रकाश डालिए। बड़ा खंड 6 में 8 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। भाषा की प्रकृतिगत विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। श्रवण कौशल के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। और 17 क्वेश्चन था हिंदी गद्य की पाठ योजना तैयार कीजिए अथवा में था एक। सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके सोपानों पर प्रश्न डालिए। ये देख लीजिए भविष्य में पेपर। अब हम शुरू करेंगे इस साल के पेपर की तैयारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। के शुरू करते हैं, चलिए। इसलिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखो, आप फोटो भी खींच सकते हैं। इस प्रकार की पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं 2 अंक वाले छोटे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वर्ण से आपका क्या अभिप्राय है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कोई ध्वनि कहते हैं। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। इसके कर्ण नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में के, चे, ते आदि को ले सकते हैं। आदि सभी वर्ण इनके खंड नहीं हो सकते। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्हों के लिए होता है। ये वर्ण भाषा के मौखिक तथा लिखित दोनों रूपों के प्रतीक है। वर्ण की इस प्रकार परिभाषा दी जा सकती है। मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने वाले सब चिन्हों को वर्ण कहते हैं और वर्णों का व्यक्तिगत समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण से क्या अभिप्राय है। अगला है, शब्द क्या होता है। शब्द संस्कृत की शब्द धातु से निर्मित है। इसका अर्थ है ध्वनि। पारिभाषिक रूप में शब्द का अर्थ है छोटा सा सार्थक ध्वनि समूह। शब्द प्राय अनेक निरर्थक ध्वनियों के मेल से बनता है। परंतु वे स्वयं किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव द्वारा बोध क्रिया का बोध कराता है। उदाहरण के रूप में मौन व्यक्ति का स्वयं किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव आदि का बोध करता है। उदाहरण के रूप में मौन व्यक्ति का बोधक है पुस्तक, परंतु अहिंसा का भाव पढ़ने क्रिया का बोधक है। संसार में सभी रूपों तथा पदार्थों के लिए कोई न कोई शब्द है। जिन रूपों में क्रियाओं के लिए अभी तो कोई शब्द नहीं है, उनके लिए निरंतर नए शब्दों का निर्माण होता है, जिससे शब्द भंडार की वृद्धि होती रहती है।
आगे देखते हैं और क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, योग रूढ़ शब्द से आपका क्या अभिप्राय है। योग रूढ़ वे शब्द जो यौगिक होने पर भी सामान्य अर्थ प्रकट नहीं करते बल्कि विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जो शब्द यौगिक होते हैं होने पर भी असामान्य विशेष अर्थ देते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के सार्थ खंड हो सकते हैं लेकिन अर्थ की दृष्टि से सार्थ खंड रूढ़ होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण, पंकज, चारपाई, लंबोदर, दशानन, अंगिरका, नीलकंठ आदि। यहाँ चारपाई का अर्थ खाट है, लेकिन चारपाई किसी भी वस्तु के हो सकते हैं, परंतु इस शब्द का प्रयोग खाट के लिए होता है। इसी प्रकार पंकज कीचड़ में पैदा होने वाला, कीचड़ में तो मेंढक भी पैदा होता है और कुछ जीव भी पैदा, परंतु पंकज शब्द का अर्थ विशेष अर्थ है, रूढ़ अर्थ होगा कम्बल। आगे आप देखेंगे संधि से आपका क्या अभिप्राय है। मेल अथवा जोड़। हिंदी भाषा में जब दो ध्वनियाँ निकट आने पर आपस में मिल जाती है और एक नया रूप धारण कर लेती हैं तो वे दो ध्वनियों की संधि होती है, उसे हम संधि कहते हैं। मेल अथवा जोड़, याद रखना अर्थ। दो ध्वनियाँ आपस में मिल जाती है तो नया रूप धारण करती है तो वह संधि हो जाती है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा, दो वर्णों के परस्पर समीप आने से उसमें मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों को परस्पर समीप लाने या मेल हो जाता है और विकास उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलिय हिमालय, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, अध प्लस गति अधोगति, विद्या प्लस अति विद्यार्थी, उत प्लस लेख उल्लेख। प्रथम उदाहरण में हम देखेंगे कि हिम प्लस आलिय वाले में ए प्लस आ के निकट आने पर दोनों का आ रूप में विकार हुआ। दूसरे उदाहरण में आप देखेंगे कि आ प्लस ए के समीप आने पर दोनों का आ हुआ। तीसरे उदाहरण में ते प्लस ने के समीप आने पर ने हलंत में विकार हुआ। चौथे उदाहरण में आप देखेंगे ते हलंत और एल हलंत के रूप में एल का विकार होता है। और पांचवें उदाहरण में विसर्गों के रूप में विकार हुआ है। जिस प्रकार देखें लास्ट 5 उदाहरण था, अधो प्लस गति विसर्ग संधि है, हिम प्लस आलिय में स्वर संधि। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये देखिए आप अच्छे से समझिए और इसकी फोटो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे आगे। तो आगे वर्तनी से आपका क्या अभिप्राय है। वर्तनी संस्कृत भाषा के वर्तन शब्द से बना है जिस का अर्थ होता है व्यवहार। स्थापना भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा में प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों एक निश्चित क्रम होता है और प्रत्येक शब्द के लिए एक निश्चित ध्वनियाँ होती। हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषता है कि इसमें जैसा बोला जाता है वैसे लिखा जाता है। हिंदी भाषा में भी प्रत्येक शब्द के लिए निश्चित ध्वनियों एवं ध्वनि का क्रम प्रयोग होता है। यदि इन ध्वनियों के स्थान पर दूसरी ध्वनि का प्रयोग कर लिया जाए या उन ध्वनियों के क्रम परिवर्तन किया जाए तो उसे भिन्न अर्थ या निर्थक शब्द बन जाते हैं। अतः हिंदी वर्तनी से तात्पर्य वक्ता द्वारा अपने को लिखित रूप में प्रकट करते समय हिंदी की मानक वर्णमाला के अनुरूप तथा शब्द के लिखित ध्वनि क्रम के अनुसार वर्णों का प्रयोग करते हुए शब्द को लिखना ताकि अर्थ ग्रहण में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। वर्तनी शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा में स्पेलिंग शब्द का प्रयोग होता है। आगे वर्तनी का क्या महत्व है। वर्तनी का महत्व निम्नलिखित भाषा की शुद्धता वर्तनी पर आधारित है, क्योंकि भाषा संप्रेषण का स्थायी माध्यम लेखन ही है। शुद्ध वर्तनी के द्वारा ही विद्यार्थियों को चारों भाषाएं समुचित के संभव है। शुद्ध वर्तनी द्वारा ही शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध रूप में सुनने का विकास होता है। शुद्ध वर्तनी के द्वारा ही भाषा शिक्षण के समस्त उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। शुद्ध वर्तनी द्वारा ही अन्य विषयों को शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। साहित्यिक रचनाओं का प्रस्तुतिकरण भी शुद्ध वर्तनी से ही संभव है।
शुद्ध वर्तनी ही भावों एवं विचारों की लिखित अभिव्यक्ति को लंबे समय तक अर्थपूर्ण बनाए रख सकती है। किसी भी रचना से समुचित अर्थ तभी ग्रहण हो पाता है जब उसमें व्यक्तिगत अशुद्धियाँ नहीं हो, वर्तनी कमी हेतु। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे आप। उपसर्ग से आपका क्या अभिप्राय है? हिंदी भाषा की शक्ति उसकी शब्द संपदा पर निर्भर करती है। समय के परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा की शब्द संपदा में वृद्धि होने लगी है। विशेषकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी भाषा में असंख्य नवीन शब्दों का निर्माण किया गया। आज के वैज्ञानिक युग में प्रतिदिन नवीन आविष्कार हो रहे हैं। विदेशों से भी हमारा संपर्क बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हिंदी भाषा में नए नए शब्दों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। प्राय विदेशी भाषाओं के शब्द थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिए जाए, लेकिन हिंदी भाषा के व्याकरण को ध्यान में रखकर नए शब्दों का निर्माण किया जा रहा है। आगे हिंदी भाषा में शब्द निर्माण की दो प्रक्रिया के दो आधार हैं। एक तो संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी तथा फारसी भाषाओं के उपसर्गों तथा प्रत्ययों दो नए शब्दों का निर्माण हो रहा है। दूसरा संस्कृत पद्धति से उनके आधार बनाकर नए शब्द बनाए जा रहे हैं, लेकिन तद्भव स्रोत के अनुसार नए शब्दों का निर्माण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, विकारी शब्दों से आपका क्या अभिप्राय है? ये वे शब्द अथवा विकार परिवर्तन होता है जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया ये सब पद हैं, क्योंकि लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार इनके रूप में विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे राम, राम ने, राम की आदि संज्ञा, लड़का, लड़की ने, लड़कियों के लिए, लड़की की सर्वनाम, वे, उसका, उन्होंने, विशेषण में काला, काले आदि क्रिया होती है। खाता है, खाया और खाएगा। ये विकारी शब्दों से आपका क्या अभिप्राय है? पहले था विकारी और अविकारी। वे पद जो सदा एक से रहते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना, अविकारी शब्द कहते हैं, ध्यान रखना। वे शब्द जो सदा एक से रहते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। क्रिया विशेषण उन्हें विकारी कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, ये सभी अविकारी पद हैं। जैसे क्रिया विशेषण धीरे धीरे, जल्दी, संबंध बोधक आगे पीछे, ऊपर नीचे, समुच्चय बोधक और एवं, परंतु, किंतु। आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के लिए अगला वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।